मैं अपनी बातें शुरू करूँ इससे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि ये अरेंज मैरिजेस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया एंड कब तक चला, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अरेंज मैरिज की, तो अरेंज मैरिज क्यों है, स्पेशल इंडिया में क्यों है एंड क्यों इस चीज़ को बनाया गया। अरेंज मैरिज यानी क्या? अरेंज मैरिज यानी सोसाइटी के हिसाब से अरेंज किया गया सिस्टम शादी के लिए, ठीक है। फिर वो कोई भी बेसिस ऊपर हो सकता है, कास्ट के ऊपर हो सकता है, फिर तुम्हारे बिजनेस के ऊपर हो सकता है, तुम्हारे रिलेशन में ही हो सकता है, कोई भी हो, ठीक है। उसको अरेंज मैरिज कहते हैं, जिसको तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हें ढूंढ कर देते हैं, ना कि तुम ढूंढने जाते हो उनको। अभी इसको स्टार्ट क्यों किया गया था? अगर लाइक हम लोग अपनी बात करें, ठीक है, राजा महाराजाओं की, या फिर बिजनेसमैन की बात करें, या फिर किसी की बात करें, स्टार्ट करते, ठीक है। जैसे कि अगर कोई लैंड ओनर है, ठीक है, तो वो अपने परिवार में फिर शादी करा देगा अपनी बेटी की या फिर बेटे की, ताकि उसकी ज़मीन का बंटवारा ना हो। कोई बिजनेसमैन है, सेम अपने ही आसपास दोस्तों में किसी के साथ शादी करवा देगा ताकि उसके बिज़नेस का बंटवारा ना हो, एंड सो गो एंड गॉन, ठीक है। राजाओं में भी सेम होता है। एंड दूसरी चीज़ होती है खून को प्योर रखने के लिए। ये पीछे कुत्ता देख रहे हो, ठीक है, अगर मान लो यही है, ठीक है, अगर इसके मतलब दौड़ने में अगर इसकी दौड़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू अदर डॉग्स। तुम्हें क्या लगता है इसका बेटा जो होगा उसके पास ये चीज़ नहीं होगी क्या? उसके खून में भी तो होगी ना, अगर वो सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो होगी कि नहीं होगी? सेम अगर मैं किसी सोल्जर को ट्रेन करूँ, ठीक है, एंड उसको वेल ट्रेन करूँ, बहुत ही अच्छे से बचपन से उसको ट्रेन करूँ, एंड फिर उसी के मतलब जो जैसे मैं 5 सोल्जर्स को ट्रेन करता हूँ, ठीक है, फिर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उनकी मैरिज कराता हूँ, उन्हीं के जो 5-6 लोगों के डॉटर हुई हैं उनसे, तो उनका जो खून का जो ब्लड प्योर होगा उनका, ठीक है। उनको तो जो आने वाली जनरेशन है, ऐसे 7-8 जनरेशन जब जाएंगी, तो आपको क्या लगता है उनके जीन के साथ क्या चेंजेस होंगे? वो बाय नेचर जेनेटिकली बहुत ही गिफ्टेड होंगे, वो बहुत ही वॉरियर टाइप के होंगे, वो उनको इतना ज़्यादा कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, वो पहले से ही इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, टफ होंगे सर्वाइवल में, हर एक चीज़ में, समझ रहे हो। उनको ज़्यादा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी वॉर मशीन बन चुके होंगे। अभी मान लो कि 7,000 लोग गए लड़ने, ठीक है, एंड उनमें से सिर्फ 1,000 लोग बच कर आए हैं। अभी इन लोगों की शादी में कराता हूँ, इनके बच्चे आते हैं, तो ऑब्वियसली वो उनसे ज़्यादा आगे जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। अभी उनके 1,000 लोगों के बच्चे हुए मान लो 8,000, ठीक है, एक ने 8 बच्चे किए। अभी 8,000 में भी बचे 2,000, और उनके फिर मैं शादी करवाता हूँ इन्हीं ब्लड ग्रुप के लड़कियों के साथ। तुम सोच रहे हो इनका ब्लड आगे जाके 7-8 जनरेशन के बाद कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इन्हीं को कहते हैं हम लोग जेनेटिकली गिफ्टेड गाइस, क्योंकि हम लोग ब्लड, वो जो जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं, मतलब उनके जो ब्लड लाइन होती है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पहले से उनके ब्लड में आई हैं जो तुम कभी गेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये जनरेशन वाइज मेहनत है। और इसीलिए हमारे में कास्ट सिस्टम होता था, ताकि क्षत्रियों को उनका खून प्योर मिले, ब्राह्मणों को उनका जो मेमोरी पावर है, जो ब्रेन पावर है, जो इंटेलेक्चुअल पावर है, वो प्योर मिल सके, समझ रहे हो। इन सब चीज़ों की वजह से कास्ट सिस्टम हुआ करता था पहले, लेकिन अब उसका कोई यूज़ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम जंग पे जा नहीं रहे हो, ठीक है। एंड अगर अभी तो अरेंज मैरिज का उल्टा डिसएडवांटेज है। अभी तुम कहोगे यार, अभी तो तुम कह रहे थे इतने सारे एडवांटेज है, तुम्हारे खून को प्योर रखता है, तुम्हें जेनेटिकली गिफ्टेड गाइस बनाता है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तुम्हारी लैंड, तुम्हारे बिजनेस डिस्प्यूट को कम करता है, तो फिर अब अरेंज मैरिज स्कैरी क्यों हो गई अचानक से? क्योंकि देखो, तब तक सही था जब तक ये सारी चीज़ें एक बहुत ही कम रिसोर्स वाले एरिया में हो रही थी, यानी कि कम रिसोर्सेज थे, और ऐसे सिस्टम में ह्यूमंस की पॉपुलेशन भी कम थी। तो ऐसे में तुमको ऐसा सिस्टम चाहिए था जो अपने सेल्फ से ज़्यादा सोसाइटी लेवल पे थिंक कर सके, ठीक है, जो कि अरेंज मैरिज ने किया सक्सेसफुली। पर अभी जो हमारी सोसाइटी है उसमें हमारे पास भर के रिसोर्सेज हैं, एंड अब हमको चाहिए ऐसा जो
इंडिविजुअलिज्म को हाईलाइट करे। अभी तुम कहोगे मतलब कहना क्या चाहते हो, खुल कर कहो, ठीक है, तो मैं खुल कर बताता हूँ। मान लो एक बंदर है, ठीक है, बंदर को मैंने कहा कि तुम्हें तभी सेक्स करने को मिलेगा जब तुम मेरे को 100 उठ बैठ करके दिखाओगे। अभी बंदर का तो करना ही है कैसे भी करके, ठीक है, वो करेगा, 1 दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 3 दिन नहीं करेगा, चौथे दिन उसको झक मार के करना पड़ेगा, ठीक है, और वो करेगा। एंड उसके कंपैरिजन में अगर 5-6 बंदर मैंने लगा दिए, हाँ, एंड उससे मैंने कहा कि जो पहले 100 करेगा उसी को सिर्फ मैं बंदरिया दूंगा, नहीं तो बंदरिया नहीं दूंगा किसी को भी। उनमें से किसी एक कोई बंदरिया मिलने वाली है। तुम्हें क्या लगता है कितना गला काट कॉम्पिटिशन होगा? उठक बैठक का ही खाली कितना गला काट कॉम्पिटिशन होगा, सोच कर देखो। अगर बंदर में ऐसा है तो इंसानों में कैसा होगा, समझ रहे हो? हमारी औरतें हैं ना, हमारे ह्यूमंस में जो औरतों की जो होती हैं स्पीसीज़ होती है, स्पीसीज़ तो नहीं कह सकते, औरतों का जो होता है, ठीक है, औरतें जो होती हैं लेडीज़, तो हमारे इवोल्यूशन में सबसे बड़ा किसी का रोल हो तो वो औरतों का होता है, क्योंकि उन्हीं को राइट जीन्स चूज़ करने होते हैं आगे वाली जनरेशन में प्रोपागेट करने के लिए, ठीक है। हमारे अब ह्यूमन हिस्ट्री के अगर तुम पूरी हिस्ट्री निकालने जाओ तो 70% मेल को कभी संभोग करने का चांस ही नहीं मिला, क्योंकि फीमेल्स ने उनको कभी चूज़ ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स लायक नहीं थे इस चीज़ के कि वो आगे पास ऑन किए जाएँ आगे आने वाली जनरेशन में। इसीलिए तुम देखोगे कई सारे राजाओं की 40-40, 50-50 रानियाँ हैं, वहीं कई लोगों की एक भी शादी नहीं हुई है उसी टाइम पर। क्यों? दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि उनके जीन्स डिज़र्व करते हैं आगे जाना, ठीक है, इनके नहीं करते थे। तो औरतों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे इस इवोल्यूशन में। अभी अरेंज मैरिज क्या करता है? अरेंज मैरिज तुम कोई भी हो, ठीक है, कैसे भी बंदे हो, अरेंज मैरिज तुम्हें लड़की ढूंढ के दे देगा। मतलब मान कर देखो मैं हूँ, ठीक है, एंड मेरी ठीक ठाक जॉब लग गई है। मैं आलसी हूँ, मैं कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी क्योंकि जॉब लग गई है तो मेरे पापा ने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए, एंड शादी हो भी जाती है। अभी जो मेरी बची कुछ मोटिवेशन भी थी वो तो मतलब ख़त्म ही हो गई ना, क्योंकि इंसान में सबसे बड़ी मोटिवेशंस क्या होती हैं? एक तो सर्वाइवल और एक तो रिप्रोडक्शन। सर्वाइवल मेरी जॉब ने दे दी मेरे को, मेरे फादर ने दे दी मेरे को, ठीक है, और रिप्रोडक्शन दे दिया मेरे ये समाज ने, ये अरेंज मैरिज ने। तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो पड़ा रहूँगा ना पूरा दिन। मैं क्यों इम्प्रूवमेंट करूँ? मेरे पास तो सब कुछ है ना। जब मुझे कुछ चाहिए होगा दिल से तभी तो मैं जाऊँगा ना, जब मुझे प्यास लगेगी तो ही तो मैं पानी पीने जाऊँगा, नहीं तो मैं इतनी एफ़र्ट क्यों दूँगा? क्योंकि जब मुझे पता ही है मेरी शादी होने वाली है, वो भी मेरे को ढूंढ के दे ही देंगे ये समाज वाले, तो फिर मैं क्यों? और जॉब में भी कुछ खास कुछ नहीं करना, मेरे को इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए जब मेरा सर्वाइवल हो ही रहा है इंश्योर। समझ रहे हो? ये करता है जॉब तुम्हारे दिमाग के साथ, तुम्हें लेज़ी बना देता है, एंड जो कि बहुत ही गंदी चीज़ है एक मेल के लिए, क्योंकि मेल के अलग अलग एजेस में अलग अलग वो गोल्स होते हैं, ठीक है। अभी आपका गोल होगा, मान लो अगर आप टीनेज या फिर आप बच्चे हो तो सबसे पहला गोल होता है अपना खिलौने का, आराम करने का, बंक मारने का स्कूल में से, ठीक है। टीनेज में आपका होता है लड़कियों के ऊपर क्रश, गर्लफ्रेंड बनाने का शौक़। फिर आपको जब मैन वाली एज आ जाती है, ठीक है, अर्ली 20s या फिर लेट 20s, आपको करियर का शौक़ चढ़ता है, करियर बनाना है। एंड देन 30s में आपको चाहिए होती है रिस्पेक्ट, 30s एंड 40s में। तो अगर 30s एंड 40s में जब कोई मेल जाता है, सबसे आप देखोगे मिडिल एज क्राइसिस मर्दों को क्यों होती है? क्योंकि उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ खास उखाड़ा है नहीं। उनके जीन्स जिस लायक थे उन्होंने उनको फुल पोटेंशियल तो क्या, उनके आधे पोटेंशियल के भी आधे पे नहीं यूज़ किया है, एंड उन्होंने अपने पूर्वजों का नाम पानी में डाल दिया है। सो डोंट बी दैट गाय, ठीक है। अगर वहीं अरेंज मैरिज के सिस्टम में निकाल के फेंक दूँ एंड मैं तुमसे कहूँ कि जाओ, इतनी लड़कियाँ हैं और इतने ही लड़के हैं और गला काट कॉम्पिटिशन है, ठीक है, तुम्हें कैसे भी करके अप्रोच करना है और तुम्हें खुद ही ढूंढनी है लड़की। तो तुम सोचो तुम कितना इंप्रूवमेंट करोगे, तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दोगे, तुम अपनी बॉडी पर ध्यान दोगे, तुम अपने वर्कआउट करोगे, तुम अपना पैसा कमाओगे, एंड तुम हर एक वो चीज़ करने की ट्राई करोगे जो एक मर्द को सही में करनी चाहिए, भले ही तुम लड़की के पीछे करो। इट डजंट इवन मैटर,
अब तुम्हें लड़की मिल गई, अब तुम 30 एंड 40 में जा रहे हो, तो तुम सोचो तुम्हारे पास कितनी सारी कहानियाँ हैं, तुम्हारे पास कितनी सारी स्टोरीज़ हैं, इम्प्रूवमेंट कितनी सारी तुमने की, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी, तुमने पूरा पलट कर रख दिया अपने बिजनेस को, अपना एम्पायर खड़ा करके रख दिया ताकि तुम उस लड़की को पा सको, एंड तुमने उसको पाया है। सोचो तुम्हें गिल्ट फील होगा, अब लेट मिडिल एज क्राइसिस फील होगी क्या तुम्हें? घंटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चौड़ में घूमोगे फिर। और ये एक हर एक मर्द का अधिकार है, अपने से ये अधिकार छीनो नहीं, ठीक है? एंड दैट इज़ इट। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, ठीक है? अगर तुम वाकई में मर्द बनना चाहते हो, गो एंड फकिंग फाइंड अ गर्ल, किसी के दिल में प्यार जगाओ, ऐसा कि वो तुमसे प्यार कर सके, इस काबिल बनो कि कोई तुमसे प्यार कर सके। फिर वो करे या ना करे ये तो बात की बात है, पर अपने आप को इतना काबिल तो बना लो कि कोई तुमसे प्यार कर सके। बाद में भले ही तुम्हारी अरेंज मैरिज हो, इट डजंट इवन मैटर, बट तुमने इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया कि अब तुम्हें वो छोड़ने नहीं वाली है। नहीं तो आज के 10-20 अभी तक तो तुम्हारी मदर वाली जो जनरेशन थी ना, वो बहुत भोली थी। अभी जो आने वाली जनरेशन है उसमें तुम्हारी मैरिज अगर टिक जाए ना, बहुत बड़ी बात है भाई। सिर्फ मैरिज टिकना बहुत बड़ी बात है, और मैं खुशी रहने की तो बात ही नहीं कर रहा, टिकना बहुत बड़ी बात है। सो अगर तुम ऐसे पड़े रहोगे ना, तुम्हारा आज नहीं तो 10 साल 15 साल बाद तुम्हारी वाइफ तुम पे चीट करेगी भाई, तुम्हें डाइवोर्स देकर जाएगी, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो, तुम वो कंपटीशन के लायक नहीं हो जो वाकई मार्केट में चल रहा है। अपने आप को उस लायक बनाओ एंड इम्प्रूव करो। दैट इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सेफ, कीप वर्किंग हार्ड। जय हो।